दोस्तों आज पेश है वफादार घोड़ा। ये कवर चित्र है दोस्तों। सोने का मटका और सरफ देवी में आपने पढ़ा और आगे की कहानी अब पढ़ी। मैं तुम्हें वह जादुई मटका संघर्ष देने के लिए तैयार हूँ बेटी। लेकिन बेटी, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि मटके में तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई और तुम उसके बारे में तुम्हें पता कैसे चला? क्योंकि सिवाय हमारे देशवासियों के उसके बारे में कोई नहीं जानता। इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं देता हूँ महाराज, कहकर गोपाल ने राजा को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर राजा संतुष्ट हो गया। बेटे, तुम इतने बहादुर और नेक दिल होगे यह मैं नहीं जानता था। ठहरो, मैं मटका भी मंगवाता हूँ। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री, महामंत्री जी, आप सर्व इच्छा पूर्ण करने वाले हमारे खानदानी मटका को लाकर इन्हें दे दीजिए। अब हमसे ज्यादा इनको जरूरत है। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद, इस बात का ध्यान रखना बेटा, आज इस मटके का ढक्कन केवल तुम ही खोल सकते हो, या फिर वह जिसे तुम अपने हाथों से यह मटका दोगे। जी मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। अब मैं इसी समय अपने देश की ओर रवाना होना चाहता हूँ। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। अच्छा सखी, मुझे भी आज्ञा दो, फिर बुने चाहता सिद्धि मिलेंगी। आह, तुमसे बिछड़ने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी देखते हुए मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। जाओ सखी, ईश्वर तुम्हारा सुहाग हमेशा बनाए रखे। उनसे विदा लेकर गोपाल और शिवाली एक बार फिर अपने प्यारे घोड़े शेरा पर सवार हुए और अपने देश सिंह देश की ओर चल दिए। कई दिनों तक लगातार सफर करते रहने पर एक दिन, अरे वे मेरे भाई प्रतीत होते हैं, चलकर उनसे मिलना चाहिए। जरूर स्वामी, वे आपके भाई हैं तो आपके अवश्य मिलना चाहिए। हो सकता है आपको मदद की आवश्यकता हो। वे घुड़सवार वास्तव में गोपाल के चचेरे भाई ही थे। अचानक उन्हें की दृष्टि दूर आते गोपाल पर पड़ी। रमेश भैया, वह देखो, कोई आ रहा है, उसके साथ एक औरत भी है। ओह, कौन हो सकता है वह तो हमारी ओर आ रहा है। अरे वह तो गोपाल प्रतीत होता है, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ वह औरत कौन है और वह कहाँ से आ रही है? निकट आने दो, तभी सब कुछ पूछेंगे। आह, रमेश, दिनेश, सुरेश भैया, वाह, तो तुम गोपाल हो। अरे इस कमबख्त का भेंगापन और लंगड़ी टांग कैसे ठीक हो गई? गोपाल बारी बार अपने चचेरे भाइयों के गले मिला और शिवाली को अपने भाइयों का परिचय देता हुआ बोला, शिवाली, ये मेरे चचेरे भाई दिनेश, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, और भाइयों, यह मेरी पत्नी शिवाली, सर्वलोक की राजकुमारी। अरे गोपाल भैया, तुम्हारी से शादी कर ली? तुम्हारी बहंगी आंख व लंगड़ी टांग ठीक हो गई? आखिर यह सब चमत्कार हुआ कैसे? यह सब अचानक ही संयोग से हुआ है भाइयों, और मेरे प्यारे घोड़े की कृपा से हुआ है। फिर गोपाल ने उन्हें लंगड़े भेंगेपन ठीक होने की और शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी, अरे भैया, चलो इस चट्टान की छांव में चलकर बैठते हैं, बाकी बातें वहीं होगी, ठीक है? उस चट्टान की छांव में नीचे पहुंचकर सब अपनी अपनी सोने खाने की पोटलियां खोली और खाने के साथ साथ बातें करने लगे। भाई गोपाल, हमने सोने के चमत्कारी मटके को हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन हासिल करना तो दूर, हम नील घाटी तक पहुंच भी नहीं पाए और घर वापस लौट रहे थे, तुम मिल गए। अब तुम बताओ, इस समय कहाँ आ रहे हो और मटका तुम्हारे हाथ लगा या नहीं? वह चमत्कारी सोने का मटका मुझे मिल गया भैया, और इस समय मैं नीली घाटी ही चला आ रहा हूँ। क्या? कहाँ है वह मटका? जरा हमें भी तो दिखाओ गोपाल भाई। पहले खाना खा लो, फिर भैया, फिर दिखाता हूँ। सफलता इस कदम से हाथ लग गई। यदि कोई मटका लेकर महाराज के पास पहुंच गया तो इसकी चांदी हो जाएगी और हमारी खिल्ली उड़ जाएगी, और हमारे साथ साथ हमारे माता पिता का भी इनके
हमेशा नीचा देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। गोपाल के चचेरे भाइयों ने झपट कर खाना समाप्त किया, लेकिन मटके को देखने के लिए बेहद उतावले हो थे। गोपाल भैया, अब जल्दी से हमें वह मटका दिखाइए। उस अजूबे को देखने के लिए हम बेहद उत्सुक है। अभी दिखाता हूँ मेरे भाइयों। यह देखो वह रहा चमत्कारी मटका, वाह। लेकिन गोपाल, इस बात का क्या प्रमाण है यह चमत्कारी मटका है जिसे महाराज तोते के देश में लाने के लिए ऐलान किया था? हाथ कंगन को आर्चिक या किसी वस्तु की कल्पना करने से इसके भीतर हाथ डालो, प्रमाण अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसकी परीक्षा लेके देखता हूँ। गोपाल ने मटके का ढक्कन हटा दिया और रमेश ने मटके में हाथ डालकर मन ही मन कल्पना की, मुझे सोने का सेब चाहिए। और उसके मटके से हाथ बाहर निकाला। अरे, सोने का सेब! आह, यह तो वास्तव में चमत्कारी मटका है। बिल्कुल, अब इसकी असली होने में कोई संदेह नहीं रह गया। इसके असली होने का तो तुम्हें प्रमाण मिल गया। मेरे विचार से अब हम यहाँ से चलना चाहिए। रात होने में जितना सफर तय कर लेना उतना अच्छा रहेगा। तुम ठीक कहती हो गोपाल भैया। चलो भैया, अपने अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। गोपाल भाई के साथ बाकी का सफर बड़े मजे से कटेगा, क्योंकि चमत्कारी मटके के रहते में खाने पीने की वस्तु की कोई अभाव नहीं होगा। शेर दीपुन अपने देश की ओर बढ़ चले। गोपाल पांचों चचेरे भाई मन ही मन गोपाल से मटका हथियाने की चालें सोच रहे थे। सफर करते करते काफी रात हो गई भाई, और रात काफी हो गई है। मेरे विचार से अब हमें बजाय आगे बढ़ने के रात काटने के लिए यहीं सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। सुबह होकर सफर फिर आराम कर देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो गोपाल भाई, हम सब थक गए हैं। हमारे साथ घोड़े भी आराम मिलना चाहिए। और सुरक्षित स्थान देखकर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। सब अपने अपने घोड़े पेड़ों से बांध दो और अलाव जलाने का प्रबंध करो, ताकि रात को कोई जंगली जानवर हमारे निकट न आ सके। गोपाल भैया अपने हाथ का भोजन और फल आदि खाते खाते हम ऊब गए हैं। क्यों ना आज मटके से अपना मनपसंद भोजन प्राप्त कर खाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तुम लोग क्या क्या खाना पसंद करोगे? भाई, मुझे तो भुना हुआ जंगली मुर्गा बहुत पसंद है, और मैं रोटियां के साथ 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की मिठाइयाँ। मुझे अंडे, मछली, भुना हुआ मुर्गा, तंदूर रोटियाँ। गोपाल ने चमत्कारी मटका लाकर उनका ढक्कन हटाया और उन सबका मनपसंद खाना निकालने के साथ साथ अपना और शिवानी का मनपसंद खाना भी निकालने लगा। शिवानी और गोपाल का ध्यान मटके और खाने निकालने में था। यही मौका दोनों खाने में जहर मिलाने का। बड़े भाई रमेश ने मौका देखकर अपनी जेब से जहर की सुरपुटियाँ निकाली और गोपाल को और शिवानी से नजरें बचाकर उसके खाने में जहर मिला दिया। और मटके का ढक्कन बंद करने के बाद गोपाल और शिवानी सबके साथ खाने में जुट गए। लेकिन खाते ही गोपाल और शिवानी का सिर घूमने लगा। क्या हुआ गोपाल भैया? आह, पता नहीं, मेरा सिर घूम रहा है। मेरा भी। अगले ही पल गोपाल और शिवानी बेसुध होकर जमीन पर लुढ़क गए। अरे, क्या हुआ इन्हें? तुम चिंता मत करो, करने की जरूरत नहीं। मैंने इन्हें जहर देकर परिलोक पहुंचा दिया है, और चमत्कारी मटका सिर्फ हमारा है। यह सच है? अच्छा। और रमेश योजना जानकर सभी भाई बड़े खुश हुए और भोजन किया। अब क्या विचार है रमेश भैया? क्या हम इसी समय मटका लेकर निकल जाएं? नहीं, रात में हम भटक भी सकते हैं। फिर रात के सफ़र करना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सुबह यहाँ से रवाना होंगे। दोनों मर चुके हैं, अतः इनसे किसी किस्म की कोई खतरा नहीं। बारी बारी अन्य भाइयों ने भी पहरा दिया।
सुबह होते ही सब चमत्कारी मटके के साथ अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने देश की ओर चल पड़े। एक आध दिन उन लोगों की लाशें में किसी को पता भी नहीं चलेगा। लाशें जंगली जानवर व पक्षी खा जाएंगे। इसके साथ ही कोई यह भी नहीं जान पाएगा कि चमत्कारी मटका कहाँ और किसके पास है। क्या मत बोलो बड़े भैया, क्या तुम यह मटका महाराज के हवाले नहीं करोगे? क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो तुम? भला इससे कीमती वस्तु कोई दूसरी हो सकती है? महाराज चाहे हमें महत्वपूर्ण पद दे दे, धन दे दे, लेकिन सब मिलाकर भी चमत्कारी मटके की बराबरी नहीं कर सकता। मटके से तो हम जीवन भर मनपसंद चीज हासिल कर सकते हैं, जितना चाहे धन हासिल कर सकते हैं, वह भी बिना कोई परिश्रम किए। तुम ठीक कह रहे हो भैया, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मटका हमारे पास रहेगा, हम किसी राजा महाराज से कम नहीं होंगे और फिर भी हमारी जिंदगी ऐसो आराम से गुजरेगी और प्रशंसा ताकि गीत गाते हुए दोनों आगे बढ़ने चले। उधर गोपाल के चचेरे भाई वहां से जाने के कुछ देर बाद शिवानी की आंख खुली। वास्तव में उसके पैरों में जीवन यानी सुई चुभी होने के कारण मरी नहीं, बल्कि जहर का असर गहरी नींद में सो गई थी। आह, दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। इतनी गहरी नींद क्यों आ गई? तभी शिवानी का ध्यान रात में पड़े भोजन पर गया। अरे, केवल 2 पत्ते का खाना पड़ा है और हम रात खाना नहीं खाया। और 500 देवर कहाँ चले गए? यहाँ सिर्फ हमारा घोड़ा बंधा है। स्वामी स्वामी उठिए, देखिए, आपके और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। अगर हमारा घोड़ा तभी बेकार है स्वामी, तुम्हारे पति जिंदा नहीं है, तुम्हारे देवरों ने इन्हें जहर देकर मार डाला। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ शिवानी, मैंने अपनी कानों से उनकी बातें सुनी हैं। उन्होंने जहर तो तुम्हें भी दिया था, लेकिन तुम्हें वरदान के कारण तुम मेरी मरी नहीं, बल्कि गहरी नींद में सो गई थी। उन 500 धूर्त ने सुबह चमत्कारी मटका लेकर यहाँ से निकल गए। ओह, भोजन उन दुष्टों ने मटके से ही हासिल करने के लिए मेरे पति की हत्या की। बिल्कुल। खैर, कोई बात नहीं, मैं अपने पति को भी जिंदा किए देती हूँ, उसके बाद उन दुष्टों को से निपटूंगी। नहीं शिवानी, अभी अपने पति को जिंदा मत करो। उचित होगा इन्हें इसी अवस्था में महाराज के पास ले जाओ और उन्हें सारी बात बताकर इन्हें जिंदा करना। तब महाराज तुम्हारी बात पर विश्वास हो जाएगा और उन दोस्तों को किए की उचित सजा भी देंगे। तुम ठीक तो ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगले ही क्षण शिवाली गोपाल की लाश लेकर घोड़े पर सवार हुई और कई दिनों तक लगातार सफर करती रही। कई पर्वत और कई समुद्र लांगे। पूरे 10 दिन बाद सिंह द्वीप पहुंची। अरे, यह औरत कौन है? शायद कोई जख्मी या मुर्दा व्यक्ति भी है। अभी मालूम अभी मालूम हो जाएगा, उसे पास आने दो। तुम कौन हो स्त्री? यह मुर्दा सा दिखाई देने वाला तुम्हारे साथ कौन है? क्या चाहती है तुम? ठहरो, नीचे उतारो, फिर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यह मेरे पति है ने तेरे भाइयों ने जहर देकर मार डाला, इसलिए ये मैं फरियाद लेकर महाराज के पास आई हूँ। लेकिन तुम्हारे पति तुम्हारे देवरों ने क्यों मार डाला? वे कहाँ हैं? वह सब मैं महाराज को बताऊंगी। कृपा मुझे उनके पास ले चलिए। मेरे पति को उठाने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है राम सिंह, कृपाल सिंह, तुम दोनों सबको उठाओ। पहरेदार सैनिक गोपाल को आज शव उठाकर शिवानी के साथ दरबार में पहुंचे। सैनिकों, यह सब क्या है? तमाशा है। कौन है यह व्यक्ति जिसका शव उठाकर लाए हो? महाराज, यह व्यक्ति इस औरत का पति है और इसके चचेरे भाइयों ने जहर देकर मार डाला। ओह, क्यों स्त्री? हमारे सैनिक ठीक कह रहे हैं? हाँ महाराज, मेरे पति वही व्यक्ति हैं जिसने आपको नील घाटी से चमत्कारी मटका लाने भेजा था। मेरे पति वह मटका प्राप्त करके सफल हो गए थे, लेकिन वापस लौटते समय मार्ग में उसके चचेरे भाइयों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें जहर दिया और मटका लेकर भाग गई। कहकर शिवानी ने सारी बात बता दी। हम कुछ समझे नहीं,
जब जहर तुम दोनों को दिया गया था तुम कैसे बच गई? कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही? अ, इनाम पाने की योजना बनाकर तो नहीं आई? ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, मुझे आप कोई साधारण ऐसी वैसी स्त्री मत समझिए। मैं सर्पलोक के राजा राजकुमारी शिवानी हूँ। मुझे ऐसा वरदान है, मैं मृत मेरी मृत्यु निश्चित समय पर होगी। इससे पहले इसलिए मुझे जहर का असर नहीं हुआ और मैं बच गई। भला बिना प्रमाण मिले मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? स्त्री, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है वास्तव में तुम चमत्कारी मटका मिला और सचमुच सर्पलोक की ऐसी देवी हो जिसे अस्त्र शस्त्र अथवा किसी तरह का जहर आदि नहीं मार सकता? हाँ महाराज, मेरे पास इन सब बातों का प्रमाण है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। शिवानी गोपाल की लाश पर झुकी और कुछ बड़बड़ाते हुए सिर पर हाथ फेरने लगी। और जल्दी, अरे वह तो जिंदा हो गया, मैं कहाँ हूँ? और पूरी तरह होश आवास में आने पर, अरे मुझे क्या हुआ था शिवानी, और मैं यहाँ कैसे आ गया? चमत्कारी मटका कहाँ है? ओह, यह तो वही लड़का है, बहंगा और लंगड़ा, जिसको मैंने ठीक ठीक यह ठीक कैसे हो गया? शिवानी ने गोपाल को सारी बात बताई। उफ, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था मेरे भाई मुझसे इतना बड़ा विश्वासघात कर सकेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि स्त्री की बात सच है, वास्तव में इन्हें मटका प्राप्त हुआ और वह स्त्री सर्पलोक की राजकुमारी है। महाराज, मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सका। मुझे वह मटका मिल गया, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी से सब कुछ मालूम हो चुका है गोपाल। लेकिन तुम चिंता न करो, तुम्हारे दुष्ट भाई जहाँ भी होंगे पकड़ लिए जाएंगे और उन्हें मटका हासिल कर लिया जाएगा, और इसके उन्हें किए की सजा उससे मिलेगी और तुम्हारा इनाम। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इनके लिए उत्सुक है, तुम्हारे अंक कैसे ठीक हो गए? ऐसा सर्पलोक में जाने से हुआ महाराज, और यह एहसान मेरे प्रिय घोड़े शेरा ने मुझे पर किया। गोपाल ने सर्पलोक पर पहुंचने की सारी बात बता दी। तो क्या सचमुच हमारा शेरा भी पहले की तरह भला चंगा हो गया? हाँ महाराज, वह न केवल भला चंगा हो गया, बल्कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, वह मनुष्य की बोली भी बोल लेता है, पानी पर भी, हवा में भी दौड़ता है। हे भगवान, उसने यह गुण मैं जानता नहीं था। इतने नायाब घोड़े को मैंने कितना बुरा सलूक किया। हमारा प्रिय घोड़ा कहाँ है गोपाल? हम उससे इसी समय मिलना चाहते हैं। वह महल के बाहर द्वार पर है, पहरी उसकी देखभाल कर रही है। महामंत्री जी, आप तुरंत इसे गोपाल के चचेरे भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजिए। हमारा प्रिय घोड़ा हम किससे मिलते हैं। जो क्या महाराज। और तुरंत ही महामंत्री ने तुरंत ही एक दल गोपाल के चचेरे भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। और राजा गोपाल और शिवानी के साथ महल के द्वार पर पहुंचा। शेरा जहाँ शेरा खड़ा था, ओ मेरा प्रिय घोड़ा। वो लगता है राजा को गोपाल ने सब कुछ बता दिया है। कैसे हो मेरे प्रिय शेरा? सच आज तुम बहुत चुस्त दुरुस्त देख कर मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है। वक्त वक्त की बात है राजा, अगर तुम मुझे देख कर प्रसन्न हो रहे हो तो कुछ दिन पहले मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। बस वक्त बस खैरियत यही रही कि तुमने मुझे बेकार समझकर मरवाया नहीं। मुझे माफ कर दो शेरा, मुझे पहचानने में भूल हो गई। आज तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मैं भूल गया था, बुरे वक्त में साथ देने वाले के साथ हमेशा वफादारी निभानी चाहिए। बेकार है राजन, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब मेरा मालिक और मेरा दोस्त सब कुछ गोपाल है, जिसके बुरे वक्त ने मेरा साथ दिया, मुझे पहचाना। बस अब मेरी तुमसे एक ही विनती है कि तुम मुझे गोपाल से कभी जुदा मत करना। शायद इसमें तुम्हारा कभी न कभी भला हो जाए। और हाँ, तुमने ऐलान
किया था। मटका लाने वाले को तुम मुंह का इनाम दोगे, साथ ही साथ कोई ओहदा भी दोगे। सो गोपाल को इसका ओहदा वह मटका गोपाल ने ही अपनी बहादुरी और दयालुता और दृढ़ता के साथ हासिल किया है। इस समय वह मटका इसके दुष्ट भाइयों के कब्जे में है। तुम उसकी चिंता मत करो शेरा, मैं अपने वतन को जरूर निभाऊंगा। सैनिक उस दुष्ट को पकड़ के लाते ही होंगे। हाँ, मुझे इस बात का दुख है और पछतावा जीवन भर रहेगा। तुम्हें दोबारा ना पा सका, मुझे माफ कर दिया। इस बात पर तुम्हें दुखी करने की कोई जरूरत नहीं राजन। माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जब तुमने मुझे मारने का आदेश न देकर अस्तबल में बीमार घोड़ों के साथ रहने का आदेश दिया था। तुम्हारी इस दयालुता के कारण कम से कम मेरी जान तो बच गई। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे मरवा देता। तुम्हारी दया पर मैं बहुत बीमार व मरियल घोड़े आज भी जिंदा हैं, इसलिए मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी शेरा। आज मैं उन सभी बीमार घोड़ों का भी वैसा ही ध्यान रखा जाएगा जैसा और घोड़ों का रखा जाता है। तभी एक तेज शोर सुनकर उनका ध्यान सामने आती भीड़ की तरफ आकर्षित हुआ। लो सैनिक दुष्टों को पकड़ कर लाए। क्या गोपाल यही है तुम्हारे 500 चचेरे भाई? जी महाराज। वहीं गोपाल और उसकी बीवी जिंदा हैं? ओ, अब समझा राजा मटके। और हमारे बारे में कैसे पता चला? कम वक्तों को जमीन में दफन न करके हमने बड़ी भूल की। शायद हम जान से जाएंगे। महाराज हमसे महाराज हमसे मुजरिमों को महाराज हमने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें दरबार में ले चलो। हम दरबार में चलकर इनका फैसला करेंगे। जो आज्ञा महाराज। गोपाल बेटा, तुमने अपने भाइयों को बचा सकते हो, वे बेकसूर हैं। मैं स्वयं महाराज को मटका देने आ रहे थे। सुनो, तुम्हें शायद असली बात का पता नहीं। वे गद्दार, षड्यंत्रकारी, झूठे और पाजी और तथा लालची हैं, बल्कि हत्यारे भी हैं। फिर राजा ने वीरधर को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर वीरधर आश्चर्य हो उठा, क्योंकि उनके लड़के ने यह बात उसे भी नहीं बताई थी। अरे नालायको, यह मैंने क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने वास्तव में मटका प्राप्त करने के लिए गोपाल और उसकी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की? क्या तुम सचमुच मटका तुम्हें तुम्हें न मिलकर गोपाल को मिला था? यह सब झूठ है पिताजी, मटका हमें ही मिला था। गोपाल ने जरूर शोहरत हासिल करने के लिए महाराज के कान भरे हैं। सच और झूठ का फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। सैनिक को ले चलो इन्हें दरबार में। हाँ, तो तुम पांचों का कहना है यह जादुई मटका नील घाटी से तुम लाए हो और गोपाल और उसकी पत्नी झूठी है। शोहरत और पद हासिल करने के लिए अपने अपने मरने का ढोंग रचा और तुम्हारे विरुद्ध भटकाया। हाँ हाँ महाराज, यह सच्चाई यही है। यह दुष्ट और जालिम इंसान हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। झूठ बोलकर हमें जेल भिजवाना चाहता है। तो ठीक है, यदि तुम पांचों इसे नील घाटी से लाए हो तो तुम कोई इस मटके का ढक्कन खोल कर दिखाओ। मारे गई। और गोपाल और राजा मटका की विशेषता के बारे में पहले ही बता चुका था, इसलिए राजा युक्त बात कही थी। क्षमा करिए महाराज, क्योंकि हम मटके को नील घाटी से चुरा कर लाए थे, इसलिए ढक्कन खोलने में विधि हमें नहीं मालूम। तुम हम अब भी झूठ बोल रहे हो मक्कार इंसान। सच्चाई यह है कि मटके का ढक्कन वही व्यक्ति खोल सकता है जो इसे वास्तव में नील घाटी से लाया हो। विश्वास कीजिए महाराज, यह मटका हम नील घाटी से लाए हैं। हम इसके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। सच्चाई अभी सामने आ जाती है। अभी लीजिए महाराज। लो गोपाल, अब तुम इस मटके का ढक्कन उतार कर दिखाओ। गोपाल ने राजा को मटका लिया और यह लीजिए ढक्कन उतार गया। इसका मतलब यह हुआ कि गोपाल सच्चा है। भाई मर गई, अब क्या होगा? ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब जरूर फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। अब यह प्रमाणित हो चुका है, नील घाटी से मटका गोपाल ही लाया है। तुम लोगों ने उसे मारकर उसके हथियाने की योजना बनाई। तुम्हें केवल गोपाल से विश्वासघात नहीं किया, बल्कि मुझे भी धोखा देना चाहा।
बोलो, अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे सचमुच बड़ी भूल हुई। लेकिन महाराज, हमने जो कुछ भी किया अपने माँ बाप की सीख पर किया। यदि हमारे माँ बाप ताऊ से ईर्ष्या न करते, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की ताक में न रहते, तो हम यह बुरी आदतें नहीं सीखते। इसमें सारा दोष हमारे माँ बाप का ही है। दंड उन्हें मिलना चाहिए। खामोश नीच, मुसीबत पड़ी तो अपने माँ बाप को ही आगे कर दिया। सुनो शैतानों, सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे माँ बाप को भी। लेकिन यह सजा तुम्हें मैं नहीं, बल्कि तुम्हारे कारण आप तुम्हें अपने आप सजा मिलेगी। आखिर एक माँ बाप अपनी औलाद से बिछड़ने का दुख क्या होता है? सैनिकों, ले जाओ इन 500 दुष्टों को और काल कोठरी में डाल दो। क्षमा करिए महाराज, हम पर रहम कीजिए। 500 ने खूब रोया धोया, गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा ने जरा दिल में दया नहीं आई और सैनिकों ने घसीटते हुए लेकर चल दिए। सचमुच सारा दोष हमारा ही है। हमारे कारण ही हमारी औलाद बिगड़ी। ठीक कहते हो जी। हम इन्हें बुरी बुरी बातें सिखाते, न बुरे रास्ते पर चलते, न हम बाकी जिंदगी रो रो कर गुजारनी पड़ती। चलिए घर चलते हैं। और राजा के वचन के मुताबिक गोपाल को ढेर सारा धन दिया और अपने निजी सलाहकार बना दिया। अब अपने घर जाओ गोपाल, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। कुछ दिन आराम करो, फिर काम देखना। जो आज्ञा महाराज। और नीति सलाहकार पद पाकर गोपाल शिवानी के साथ उसके घर पहुंचा। अपने माता पिता को अपने सुंदर हो गए बेटे और पुत्रवधु को देखकर खुशी से झूम उठे। उसके बाद गोपाल सारी बात उन्हें बताई। उसके माता पिता ने अपने भतीजों के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन उनके उन्हें जिंदगी में कभी कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ा और आनंद पूर्वक अपनी जिंदगी बिताने लगे। वफादार शेरा गोपाल अब भी नहीं भूला और उसका ध्यान रखता था। समाप्त दोस्तों।